नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। दरअसल देश तक की शुरुआत बाढ़ और बारिश की तमाम खबरों के साथ हम करेंगे। देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश के बाद नदियां लगातार उफान पर हैं। चारों तरफ जल प्रलय मचा हुआ है। गुजरात में मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों का अलर्ट जारी किया है। राज्य में गांव हो या शहर हो, हर तरफ मूसलाधार बारिश से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात में खतरे का अलर्ट। अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। कच्छ से लेकर जूनागढ़ तक बाढ़ ही बाढ़। शहर से गांव तक सैलाब का सितम। ये तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ की हैं, जहां 7 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। उफान मारती नदियां सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हैं। अब इस शख्स को देखिए, हाहाकारी बाढ़ के बीच नदी में उतरने को मजबूर है ताकि नदी पार कर अपने मवेशियों को चारा खिला सके। लेकिन बाढ़ बाधा बनकर खड़ी है। लिहाजा पतली रस्सी के सहारे वो नदी में उतरता है। सबकी सांसें थम सी गई हैं। मन में सवाल है कि क्या वो नदी पार कर पाएगा। आखिरकार जीत संघर्ष की होती है और ये शख्स जान जोखिम में डालकर नदी पार कर लेता है। आसमान से बरसती आफत जूनागढ़ के 50 गांवों पर भारी पड़ रही है। इन गांवों में बाढ़ का पानी घुस आया है। दुकानें हो या मकान, सब पानी पानी है। गिर के जंगलों में भारी बारिश के बाद हिरण नदी उफान पर है। बाढ़ के तेवर ऐसे हैं कि भगवान का मंदिर भी इंद्रदेव से बचाने की गुहार लगा रहा है। अब जूनागढ़ की इन तस्वीरों को देखिए। कैसे पादरी समाज के कुछ लड़के उफनती सरस्वती नदी में छलांग लगा रहे हैं। ये सभी इस बात से वाकिफ हैं कि नदी की तेज धार इनकी जिंदगियों के लिए खतरा पैदा कर सकती है। ताजुब तो इस बात का है कि स्टंट के दौरान वहां तमाशबीनों की भीड़ भी जमा है। लोग मोबाइल में वीडियो भी बना रहे हैं, लेकिन कोई इन्हें रोक नहीं रहा। वडोदरा में मूसलाधार बारिश के बाद विश्वामित्र और धाधर नदी उफान पर है। अपने दायरे को तोड़ती ये नदियां गांवों को मुसीबत में डाल रही हैं। आजवा सरोवर की ये तस्वीरें देखिए, जिसका डेंजर लेवल 214 फीट है, लेकिन इस वक्त पानी का लेवल 212 फीट तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने जिस तरह से पूरे गुजरात में अगले 3 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, उससे तो सरोवर इस इलाके के लिए खतरा बन सकता है। गुजरात में हफ्ते भर से जारी मूसलाधार बारिश का कहर 168 तहसीलों पर पड़ा है, जहां गांव और कस्बे सैलाब का सितम झेल रहे हैं। अहमदाबाद में भी अगले 48 घंटे मुश्किल भरे हो सकते हैं। वासना बैराज से 10,000 क्यूसेक पानी साबरमती नदी में छोड़ा गया है। खतरे को देखते हुए बैराज के 3 गेट खोल दिए गए। अहमदाबाद में देर रात हुई बारिश की वजह से अहमदाबाद की जो साबरमती नदी है और साबरमती नदी के ऊपर बना हुआ वासना जो बैरेज है, उसके 3 दरवाजों को खोल दिया गया है ताकि शहर के अंदर पानी जमा ना हो जाए। ये तस्वीरें कच्छ की हैं, जहां भारी बारिश के बाद दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। हाहाकार मचाती नदियां मुसीबत का सबब बनी हुई हैं। कई पुल ढह गए हैं तो सड़कों का तो अता पता नहीं। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। सैलाब का सितम गुजरात में हड़कंप की तस्वीरें आपने देखी। अगले 3 दिन गुजरात के लिए और ज्यादा भारी रहने वाले हैं।
गांव तो गांव, शहर भी इस तरह से वहां पर परेशान है। वहां पर लोग, आपको बता दें, इसी तरह से पानी, जहां तक नजर दौड़ाई सिर्फ पानी ही पानी, जिसने लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से पानी पानी करके रख दिया है। वहीं गुजरात के बाद अब बात बिहार और उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां पर देश के दूसरे शहरों की भी बात हम कर लेते हैं, जहां पर हालात लगातार खराब होते हुए चले जा रहे हैं। बारिश ने वहां पर कहर बरपा दिया है। बिहार के 12 जिलों में बाढ़ से जबरदस्त कटान हो रहा है। लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट भी इस वक्त खड़ा हो गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों और गांवों की बात करें तो वहां पर भी बड़ा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। गाड़ी जाऊ दे, गाड़ी जाऊ दे। आधा हिंदुस्तान इस वक्त आसमानी आफत के आगे त्राहिमाम कर रहा है। ये तस्वीरें बुल्ढाना की हैं, जहां 4 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। पुल के ऊपर से बहती नदी को बुलेट सवार युवकों ने चुनौती दी और पार करने की कोशिश करने लगे, लेकिन नदी के आगे बुलेट भी हाँफ गई और देखते ही देखते नदी की तेज धार में समा गई। गनीमत रही कि बुलेट सवार युवक बच गए। ये तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर की हैं, जहां गंगा नदी का कहर इस गोदाम पर टूटा है। नदी पहले कटान करते करते मकानों के करीब आई और फिर पलक झपकते ही इस गोदाम को बहा ले गई। इस गोदाम को बाढ़ नियंत्रण के दौरान सामान रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन गंगा की उफनती लहरों के आगे ये टिक नहीं पाया। बिहार में करीब महीने भर से बाढ़ का कहर 12 जिलों के लाखों लोग झेल रहे हैं। ये तस्वीरें दरभंगा के कुशेश्वरनाथ की हैं, जहां भोले बाबा का मशहूर मंदिर बाढ़ की चपेट में है। गर्भगृह तक पानी भर गया है, लेकिन भक्त अब भी मंदिर में पूजा पाठ के लिए खतरा मोल लेकर पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने मंदिर से पानी निकालने के लिए पंप लगाए हैं। गोपालगंज में नेशनल हाईवे 77 पर पानी भर गया है। बैकुंठपुर में तटबंध टूटने की वजह से कई मुख्य सड़कें तबाह हो चुकी हैं। अब तो बाढ़ के पानी के खतरे में सांप और अन्य कीड़ों का खौफ भी बढ़ गया है। समस्तीपुर में बागमती, करेह, कोसी और बूढ़ी गंडक नदी ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। घर बार डूबे हैं। ऐसे लोगों के लिए युवाओं का एक जत्था उम्मीद बनकर आया है, जो राहत सामग्री बांट रहा है। बहरहाल आधे से ज्यादा अगस्त बीत चुका है, लेकिन आफत कब खत्म होगी, इसका इंतजार सभी को है। आज तक ब्यूरो। बिहार और उत्तर प्रदेश में हालात ये हैं, शायद ही ऐसे कोई नदी बची हो जहां पर उफान इस वक्त और तांडव नदियों का जलस्तर का नहीं देखने को मिल रहा हो। कुल मिलाकर स्थिति बेहद विकट है। अब सवाल यह है कि लोगों को राहत कब और कैसे मिलेगी, क्योंकि कुदरत का कहर और प्रकोप लगातार जारी है। इन सबसे आगे बढ़ते हुए अब आज की एक और बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। बात अब सुशांत सिंह राजपूत मामले की, जिसमें परिवार और गर्लफ्रेंड के बीच खींचतान लगातार जारी है। जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी को इंतजार है। वहीं दोनों पक्षों की ओर से बयानबाजी भी तेज हो गई है। इन सब के बीच सुशांत के वकील ने एक बार फिर सुशांत की हत्या का शक जताया है, जिसे लेकर मुंबई पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए। सुशांत की मौत की मिस्ट्री लगातार उलझती जा रही है। रोजाना नए आरोप मामले को नया ट्विस्ट दे रहे हैं। आखिर सुशांत के बांद्रा वाले फ्लैट में 14 जून को क्या हुआ था? सुशांत ने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई? सुशांत के परिवार के निशाने पर मुंबई पुलिस है। आप देखिए, इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग के दौरान लोगों का आना जाना, घर में कोई सामान लेके बाहर जा रहा है, कोई पुलिस ने कोई सीरियसनेस नहीं बरता कि भाई एकदम पूरे एरिया को सील करें, जो वहां घर में थे उनको क्वेश्चन करें, उनको ग्रिल करें, समझने की कोशिश करें कि अगर टंगा तो किस तरह से टंगा। जो पिठानी परिवार के साथ था एफआईआर लॉन्च होने तक और परिवार को मदद कर रहा था और बाद में पलट गया, उसने रिया को एक ईमेल भेजा उसको सपोर्ट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है कि ये सुसाइड है ही नहीं। सुशांत के वकील ने रिया पर भी सहानुभूति हासिल करने का आरोप लगाया। वहीं पूरे केस में उनकी भूमिका को संदिग्ध बताया।
इस बीच आज तक की सहयोगी मैगजीन इंडिया टुडे ने रिया के वकील सतीश शिंदे से बात की, जो सारे आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। सुशांत के परिवार के आरोप पर क्या कहेंगे? उनका आरोप है कि रिया ने सुशांत के पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाए। ये पूरी तरह से बकवास है। 27 जुलाई 2020 तक सुशांत के परिवार से किसी शख्स ने मुंबई पुलिस या किसी दूसरी अथॉरिटी के सामने आरोप नहीं लगाए। रिया ने आत्महत्या, पैसे की हेराफेरी और दूसरे दुरुपयोग जैसे आरोपों से इनकार किया है। मुंबई पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय को रिया के वित्तीय दस्तावेज सौंप दिए गए हैं। रिया को सुशांत के खाते से कुछ भी नहीं मिला है। उसके सभी इनकम टैक्स रिटर्न को पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय ने जांच किया है। किसी ने रिया के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के ऐन पहले दोनों ओर से बयानबाजी तेज हो गई है। सबसे पहले रिया चक्रवर्ती के वकील ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन तमाम चीज़ों को खारिज किया गया और ये कहा गया कि रिया इस मामले में निर्दोष है और जो दोष है वो सुशांत राजपूत और उनके परिवार वालों का है। रिया के वकील ने यह भी साफ किया कि उन्हें सीबीआई जांच से कोई आपत्ति नहीं है, बस वो पटना पुलिस से केस की जांच नहीं कराना चाहते। वहीं सुशांत के चचेरे भाई नीरज सिंह ने एक बार फिर सुशांत की हत्या का शक जताया है। जिस तरह से हत्याएं हो रही है और उसे आत्महत्या करार दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि जब हत्या किया जा सकता है तो उसके विटनेस का हत्या क्यों नहीं किया जा सकता है? ये कहीं से इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। मुंबई में जो कुछ हो रहा है, जो हत्याएं हत्या हो जाती है, बॉडी को नग्न फेंक दिया जाता है और उसको आत्महत्या करार दिया जाता है, तो ये तो डेंजरस बात है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक बार फिर मुंबई पुलिस का बचाव किया गया। देखिए, सुशांत केस को मुंबई पुलिस ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है उसको तफ्तीश की हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर केंद्र को लगता है कि इसमें और इन्वेस्टिगेशन होना है तो वो ले सकते हैं। और इसमें कई लोग तो इसलिए कूदते हैं ताकि मीडिया में उनका नाम आए। 15 करोड़ के मामले को लेकर ईडी की पूछताछ का दौर जारी है। आज ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह का बयान दर्ज किया, जिसमें पिता ने एक बार फिर साफ किया कि सुशांत के अकाउंट से पैसे निकाले गए, जिसे लेकर ईडी ने सबूत मांगे हैं। वहीं ईडी को रिया के फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद रिया को एक बार फिर ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है। सूत्रों की माने तो ईडी रिया के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। रिया की कमाई और खर्चों के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा। वहीं सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से भी ईडी एक बार फिर पूछताछ कर सकती है। इस बीच सुशांत के बिजनेस मैनेजर जयंती शाह ने पूछताछ में ईडी को बताया कि सुशांत को पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। पिछले साल उसने करीब 30 से 35 करोड़ की कमाई की थी। बहरहाल मामला परिवार, गर्लफ्रेंड और पैसे के इर्द गिर्द घूम रहा है और सुशांत की मौत की मिस्ट्री और गहराती जा रही है। पटना से रोहित कुमार सिंह, दिल्ली से संजय शर्मा के साथ मुंबई से पिया हिंगुरानी, साहिल जोशी और दिव्यांश शर्मा, आज तक। राहुल गांधी ने एक बार फिर से फेसबुक का मुद्दा उठाया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, उन्होंने नफरत फैलाने वाले पोस्ट को लेकर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि हमने कड़े संघर्ष के बाद ये लोकतंत्र हासिल किया है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि देश के लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि एक खुलासे से साफ हुआ है कि फेसबुक ने झूठ और नफरत फैलाने का काम किया है। ये कहा है कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को हरी झंडी दे दी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि एनडीआरएफ में फंड ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। अदालत में मिली जीत के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को खूब खरी-खोटी सुनाई और राजीव गांधी फाउंडेशन पर भी सवाल उठा दिए। मोदी सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर आई, जब पीएम केयर्स फंड को देश की सबसे बड़ी अदालत ने हरी झंडी दिखा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएम केयर्स फंड भी चैरिटी फंड ही है, लिहाजा एनडीआरएफ में फंड ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि कोई भी संस्था एनडीआरएफ में दान कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि ये दोनों अलग अलग चैरिटेबल फंड हैं, लिहाजा लोग इसमें किसी भी सूरत में अपने पैसे जमा कर सकते हैं और बिना किसी पसोपेश के, क्योंकि ये दोनों देश के नागरिकों की भलाई के लिए हैं। लिहाजा ऐसे में कोई जरूरत नहीं कि प्रधानमंत्री राहत कोष के पैसे एनडीआरएफ में ट्रांसफर किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगने के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोला और राजीव गांधी फाउंडेशन पर फिर सवाल खड़े किए। राजीव गांधी फाउंडेशन को एनडीआरएफ से पैसे दिए गए थे और आपने ये भी सुना होगा कैसे 100 करोड़ रुपया बजट के प्रोविजन में भी किया गया था राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए। और आपने ये भी सुना होगा
कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के एम्बेसी से और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भी मदद मिली थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया और कहा कि पीएम केयर्स पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल गांधी और उनके पेशेवर एक्टिविस्ट की कुटिल चाल पर प्रहार है। उधर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने अदालत के फैसले पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पारदर्शिता और लोगों के प्रति सरकार के उत्तरदायित्व पर प्रहार है। शासक राजा नहीं जनता का सेवक है और जनता के प्रति जिम्मेदार और उत्तरदायी है। इसका उन्हें बोध कराने को लेकर निराश करने वाला दिन है। जाहिर है सुप्रीम अदालत से फैसला आने के बाद भी इस मुद्दे पर कांग्रेस का सियासी जंग छोड़ने का इरादा नहीं है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ संजय शर्मा, आज तक। बात अब गृह मंत्री अमित शाह की करेंगे, जिन्हें नई दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है। एम्स से मिली जानकारी के मुताबिक वो थकान और शरीर में दर्द महसूस कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें कल रात को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एम्स की ओर से बयान आया है कि अमित शाह पूरी तरह से ठीक हैं। अब अस्पताल से ही वो गृह मंत्रालय का सारा कामकाज देखेंगे। आपको बताते चले, कुछ दिन पहले ही अमित शाह ने कोरोना से जंग जीती थी, जिनका मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। अब लेकर चलते हैं आपको मध्य प्रदेश, जहां सरकार अब शासकीय नौकरियों में राज्य के बाहर के लोगों की भर्ती पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। इस बात का ऐलान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। हालांकि ये योजना कब से लागू होगी ये साफ नहीं है। अब मध्य प्रदेश में सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों को शासकीय नौकरी मिलेगी। चौथी बार सीएम बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने यह बड़ा ऐलान किया है, जिसके लिए जरूरी कानून पर राज्य सरकार काम कर रही है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। अब तक मध्य प्रदेश सरकार की भर्ती के लिए पूरे देश से आवेदन मांगे जाते थे। इसमें कोई बंदिश नहीं थी। नौकरियों के लिए देश भर से कोई भी आवेदन कर सकता था। एमपीपीएससी में भी मध्य प्रदेश के मूल निवासी और बाहरियों को बराबर अधिकार हैं। हालांकि नई व्यवस्था कब से लागू होगी इसका ऐलान नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी इसके लिए प्रावधान बनाया जाएगा। इससे पहले कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अपनी 15 माह की सरकार में उद्योग नीति में परिवर्तन किया था और मध्य प्रदेश के 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार देना अनिवार्य किया था। ऐसे में शिवराज के ऐलान पर कांग्रेस ने सवाल तो नहीं खड़े किए, लेकिन हवाई वादों के लिए शिवराज को घेरना नहीं भूली। शिवराज सिंह जी को घोषणावीर के नाम से भी जाना जाता है। शिवराज सिंह जी, आपने कितनी घोषणाएं की, कितने डिसीजन लिए और कितने इंप्लीमेंट हुए और अंतोगत्वा कितने पे रिजल्ट पॉजिटिव उस ओर निकला, इसका जो रिजल्ट है वो 0 है। वहीं मध्य प्रदेश की प्रशासनिक सेवा में सालों तक काम कर रिटायर हुए वरिष्ठ अफसरों ने भी स्वीकार किया है कि ये अच्छा कदम है, जिसे बहुत पहले लागू कर दिया जाना चाहिए था। योग्य उपयुक्त उम्मीदवार हैं किन्हीं पदों के लिए, तो हम फिर अपने स्टेट के बाहर के लोगों को क्यों मौका दें? पहले अपने स्टेट के लोगों को मौका दें। मध्य प्रदेश के स्थानीय युवा संगठन लंबे समय से इस बात की मांग को रख रहे थे कि मध्य प्रदेश में शासकीय नौकरियों में मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को आरक्षण मिलना चाहिए। इसीलिए इस फैसले को शिवराज के सबसे बड़े फैसलों में एक माना जा रहा है। इसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि अक्सर सरकार के विरोध में रहने वाली विपक्षी कांग्रेस भी चुनाव से ठीक पहले इस फैसले का विरोध कर युवाओं की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगी। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। और अब आगे बढ़ते हुए एक बार देश में कोरोना का आंकड़ा आपको दिखाते हैं। आप इसे देखकर ही अनुमान लगा पाएंगे कि जल्द से जल्द वैक्सीन की इस देश को कितनी ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले बीते 24 घंटों का आंकड़ा क्या कहता है, वो आंकड़े आपके सामने है। 55,000 से ज्यादा अब तक कोरोना के कुल केस,
सिर्फ बीते 24 घंटों में ही सामने आए हैं। हालांकि 57,000 यानी कि कोरोना के कुल केस जितने आए हैं उनमें ठीक होने वालों की तादाद उनसे कहीं ज्यादा बड़ी है जो पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे, जैसा कि 57,584 आप देख रहे हैं। वहीं भारत में अब तक का कुल आंकड़ा आपको बता दें 51,797 लोगों की जान अब तक इस कोरोना वायरस की वजह से जा चुकी है। 19,77,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि अब तक का कुल आंकड़ा 27,02,000 से ज्यादा है। वहीं राज्यों के हिसाब से महाराष्ट्र में 6 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है संक्रमण लोगों का। 4,28,000 से ज्यादा ठीक हुए हैं। 20,265 लोगों की अकेले महाराष्ट्र में जान गई है। तमिलनाडु में 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ठीक होने वालों की तादाद 2,89,787 है, जबकि संक्रमितों की कुल तादाद 3,49,654 है। ये तमिलनाडु का आंकड़ा आपके सामने है। राजधानी दिल्ली 4,214 लोगों की मौत हुई है। 1,38,000 से ज्यादा ठीक हुए हैं, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा 1,53,367 संक्रमित हुए हैं। ये राजधानी दिल्ली का अब तक का कुल आंकड़ा है। ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि कोरोना वैक्सीन की कितनी ज्यादा जरूरत है। अलग अलग ट्रायल भी चल रहे हैं। उम्मीद यही कि जल्द से जल्द वो अच्छे दिन देखने को मिले जब कोरोना वैक्सीन सक्सेसफुल हो जाए। इसी के साथ देश तक में आज के लिए बस इतना ही।